सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लगातार सुनवाई जारी है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम बड़ी बातें भी इस पूरे मामले में कही गई हैं कि टेलीग्राम प्रश्न पत्र का फोटो केस डायरी से मेल नहीं खाता है। सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि टेलीग्राम प्रश्न पत्र का फोटो केस डायरी से मेल नहीं खाता है। न केवल फॉन्ट बल्कि नंबरिंग भी मेल नहीं खा रही है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि जांच से लोकल स्तर पर अनियमितता का पता चलता है और इसीलिए कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुजाता हमारे साथ जुड़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सुजाता, अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? सुनवाई जारी बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए कल जो जितने भी याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से 3 वकीलों ने जिरह की थी और आज मौका था एसजी तुषार मेहता की तरफ ने किया, एनटीए की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से वो अपनी दलील रख रहे हैं और निष्कर्ष जो अभी तक उनकी तरफ से दिया गया है वो साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि ये जो मामला है वो पैन इंडिया लेवल पे था। सिर्फ 4 सेंटर तक, 2 हजारीबाग और 2 पटना के सेंटर्स तक ही ये पेपर पहुंचा था और ये भी बताया गया है कि चोरी किए गए पेपर से ज्यादा अगर छात्रों को फायदा हुआ है तो उनकी संख्या 155 से ज्यादा नहीं है, यानी मात्र 155 छात्र ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ मिला है और इस आधार पर हम 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में नहीं बैठा सकते हैं। जहां तक टेलीग्राम पर उस पेपर के लीक होने की बात थी तो उसकी कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट नहीं है। इसकी चर्चा हुई और मोटे तौर पर यह लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है, यानी उसमें समय बदला गया है। यह भी हो सकता है कि पेपर वो सेम है, ये बात हुई है कि वो जो पेपर है वो सेम है, लेकिन यह हो सकता है कि वो पेपर बाद में डाला गया हो और उसमें डेट बदलकर इस तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई हो। तो अभी दरअसल दोनों ही पक्षों को, सरकार एनटीए को यह कहा गया था कि आप साबित कीजिए कि ये बड़े लेवल पर नहीं हुआ है तो हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। याचिकाकर्ताओं से यह कहा गया था कि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि ये बड़े लेवल पर ये धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, यानी व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी हुई है तो हम परीक्षा रद्द कर सकते हैं। तो कल जिरह की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर बात भी सामने नहीं आई। हालांकि उन्होंने कहा कि जो डाटा सामने आए हैं, सीकर, राजस्थान के जितने केंद्र हैं वहां पर इतने सारे बच्चे बड़ी तादाद में टॉप कैसे कर रहे हैं, कुछ खास सेंटर्स के रिजल्ट में इजाफा हुआ है। हालांकि एक पैटर्न को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रदेशों में रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है और इसीलिए इसे नॉर्मल माना गया है। तो हमें आखिरी जगह की इंतजार करना चाहिए। बातचीत हो रही है, आप नजर बनाए रखिएगा। सुजाता, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हुए अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एल्विश यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी एल्विश यादव से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है और सभी लोगों से पूछताछ हो रही है जिनसे एल्विश यादव का कनेक्शन इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में एल्विश यादव से पूछताछ ईडी कर रही है। ईडी के लखनऊ मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। इससे पहले ईडी मशहूर गायक फाजिल पुरिया समेत 3 लोगों से भी पूछताछ कर चुकी है। तो यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार जानकारी जुटा रही है। एल्विश को नोटिस देकर लखनऊ मुख्यालय बुलाया गया। 8 जुलाई को एल्विश यादव ने अपनी निर्धारित विदेश यात्रा और अन्य वजहों से समन भेजकर बोल दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब इस पूरे मामले में उनसे बातचीत हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। ईडी के लखनऊ ऑफिस में ये पूछताछ यहां पर लगातार जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब यहां ईडी लगातार चाह रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया जिसको लेकर एल्विश यादव अब पेश हुए हैं और उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में लगातार की जा रही है। ईडी के लखनऊ ऑफिस में ये सीधे तौर पर पूछताछ चल रही है जिसकी तस्वीरें भी आप यहां देख रहे हैं। किस तरीके से सांपों के जहर के मामले में आपने देखा था कि एल्विश यादव को जेल भी जाना पड़ा था। नोएडा में कई धाराओं में एल्विश पर केस भी दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर एक एनजीओ की शिकायत पर यह केस यहां पर दर्ज किया गया था। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई हुई है और अब लखनऊ के ऑफिस, ईडी के ऑफिस में पहुंचाया गया। एल्विश यादव पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आतंकी। आपको बता दें, पुंछ में सेना ने आतंकियों की बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। पुंछ इलाके में रात में आतंकियों के ग्रुप के सीमा के अंदर आने की यहां जानकारी मिलती है और सेना ने उन्हें तत्काल घेरा। जोरदार फायरिंग की गई। कुछ आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है, जबकि इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद भी हो गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर को आतंकी संगठन दहलाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनके नापाक मंसूबों पर सेना के जवान पानी फेर दे रहे हैं। आतंकी कभी जम्मू तो कभी कश्मीर में दहशत फैलाने की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे वो बार बार विफल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के बट्टल सेक्टर वक्त देर रात 3 बजे, यही वो समय था जब 2 से 3 घुसपैठिए इलाके में घुसते नजर आए, जो मौका पाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन गश्त कर रहे सुरक्षा बलों ने उनकी मंशा को भांपकर उन पर हमला कर दिया। खुद पर सेना की गोली बरसते देख आतंकियों ने भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसमें सेना का एक जवान जख्मी हो गया तो वहीं आतंकियों को भी गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि वही घुसपैठिए हैं जिन्हें जुलाई के दूसरे हफ्ते में कोटली इलाके में देखा गया था। पूंछ जिले के कृष्ण घाटी सेक्टर में भारतीय सेना ने आतंकी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। 3 आतंकियों का समूह भारतीय सरजमी पर देर रात तकरीबन 3 बजे घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को गोली लगी है। बताया जाता है कि भारतीय सेना का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी में आज भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना घने जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने सोमवार को एक ही वक्त पर 2 जगह अटैक किया था, जिसमें एक शौर्य चक्र से सम्मानित ग्राम रक्षा समिति के सदस्य परशुत्तम कुमार के घर हमले के अलावा सेना के कैंप पर फायरिंग की थी, जिसमें सेना का एक जवान और एक आम नागरिक जख्मी हो गए। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप के साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी परशुत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, उसमें शामिल आतंकियों के लिए सर्च अभियान अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि कल देर सुबह तकरीबन जो है वो 3 बजे यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी परशुत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले के बाद हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है, हर किसी की तलाशी ली जा रही है। ख्वास का इलाका घने जंगल से घिरा है, लिहाजा यहाँ सर्च ऑपरेशन में दिन ढलते ही परेशानी आ रही है। घने कोहरे की वजह से पहाड़ियों पर विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से ड्रोन और हेली ऑपरेशंस में सुबह से ही दिक्कत आ रही है। लेकिन देर रात तकरीबन 6-7 बजे तक ही यहाँ पर ऑपरेशन चल पाता है। उसके बाद घना कोहरा और अंधेरा एक बार फिर से इस इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके बाद सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ये वही जम्मू संभाग में हिस्सा आता है जिसपे 51 भारतीय सैनिक जो हैं वो पिछले 3 साल में शहीद हुए हैं और आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी आतंकी अपने आकाओं के आदेश पर बार बार देश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की रक्षा में मुस्तैद जवान हर बार उन्हें पटखनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।